हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 18 दिसंबर को जो जो पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है पहली शिफ्ट का, तो उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अ मोर न्यू अपडेट फॉर अ वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले एशिया खेल जो 1951 में हुए थे उनमें भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक दूसरे नंबर पर था। अगर हम पद तालिका की बात करें तो उन पहले एशिया खेलों में 1951 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहले पर कौन रहा था, तो पहले पर जापान रहा था। भारत ने कुल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक उसके नाम की अपने नाम किए थे। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम इंटरनेशनल जो एसोसिएट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की बात करें उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो उसकी बात जो स्थापना हुई थी स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 17 जुलाई 1912 में हुई थी। अगर हम वर्तमान जो नाम की बात करें तो वर्ल्ड एथलीट्स है, और वर्तमान जो मुख्यालय है वो मोनाको के अंदर प्रेजेंट है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, मानव जो विकास सूचक में किस चीज़ों को मापा जाता है, तो उसके जो डायमेंशन है जिसे वो मेजर किया जाता है, सबसे पहले है स्वास्थ्य। जन्म से जो समय से जो जीवन की जो उसकी लाइफ चलती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष मतलब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन्स ईयर ऑफ द स्कूलिंग। और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उसकी जो जीएनआई है पर कैपेसिटा, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ओलंपिक में जो पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है अमन शेरावत हैं, जिन्होंने जो अगस्त 2024 में भारत में सबसे कम उम्र की ओलंपिक पद अब विजेता है। और वो व्यक्तिगत ओलंपिक जो पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं, जिन्होंने 2024 में पेरिस जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास हैं, तो उनका जो राइट आंसर है वो एक तैराक है जिनका नाम है माइकल फिलिप्स है। वो तो उन्होंने जो ये एक बहुत महान स्विमर है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में कुल जो है 23 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन, अगर फुटबॉल खेल की में जो गेंद में को कौन सी जो है टच द बॉल इन अ फुटबॉल एज पर द रूल, तो हम किसका जो टच है वो उसके नियमों के अनुसार नहीं मानते। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद को पैर, सिर, छाती और जांघ आदि से खेल सकता है, लेकिन अगर वो हाथ या बाजू से गेंद को छूता है तो ये जो नियम है उसके विरुद्ध है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, हाथ से वो छू नहीं सकता, जबकि वो अपने फुट और हेड और छाती से छू सकता है। बट अगर हम बात करें गोलकीपर की, गोलकीपर को जो है को अपने पेनल्टी एरिया के अंदर जो है हाथ से पकड़ने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो उसका जो राइट आंसर है भारत ने सिर्फ 2 पदक जीते थे। और वो भी कौन से? पहला तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ हुए हैं, रियो डी जेनेरियो के अंदर ये हुए थे, और उन्हें सिर्फ 2 पदक जीते हैं। वो भी कौन से? रजत पदक। तो वो कौन है? पीवी सिंधु है जो महिला बैडमिंटन सिंगल में रजत पदक जीता है, और उसके साथ हैं साक्षी मलिक जिन्होंने जो कुश्ती में 58 किलोग्राम का फ्री स्टाइल में भी रजत पदक जीता है। अगर हम बात करें टोक्यो 2020 में, जो कि जिसमें उन्होंने इंडिया ने जो 7 मेडल जीते हैं, पहला गोल्ड जो नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 सिल्वर मीराबाई चानू ने जो वेट लिफ्टिंग, और एक रवि कुमार दहिया हैं जिन्होंने रेसलिंग के अंदर जीता है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो वो पीवी संधू बैडमिंटन, लोविना बोर्गिन जो है बॉक्सिंग मेन हॉकी टीम, और बजरंग पुनिया ने जो है रेसलिंग में जो है ब्रॉन्ज पदक जीता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक कार्यक्रम में किस वर्ष में जोड़ा गया था, तो उसका जो राइट आंसर है 1932 में जोड़ा गया था। और कहाँ पर? लॉस एंजल्स में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उस काम जब उस वाले जो ओलंपिक प्रोग्राम 1932 में इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें कितने मेडल इंडिया ने समर ओलंपिक में जीते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है 7। और तो दो भारत ने जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी उच्चतम पदक संख्या 7 पदकों के साथ 2021 के टोक्यो ओलंपिक की में प्राप्त किए हैं। 1 स्वर्ण जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत हैं
और 4 कांस्य इसमें पदक शामिल है। अगर हम बात करें 2012 लंदन ओलंपिक में, वहाँ पर उन्होंने 6 पदक जीते थे, स्वर्ण एक भी नहीं था, 2 रजत थे और 4 कांस्य थे। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो, लेकिन वो टोक्यो ने इस बार किया है। 2024 में पेरिस में उन्होंने 6 पदक जीते हैं, जो संयुक्त रूप से दूसरा सर्वोच्च है। अगर हम बात करें भारत में अब तक हॉकी में केवल 13 ओलंपिक जीते हैं। अगर स्वर्ण पदक की बात करें 1928, 32, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। जो रजत पदक है 1960 में, कांस्य पदक 1968, 1972, 2020 टोक्यो और 2024 पेरिस में जीता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल होती है तो राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लगाया जा सकता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अगर हम बात करें जो अनुच्छेद की, तो वो जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 365 में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं विफल रहती है, जिन विषयों पर राज्य का अधिकार है, तो राष्ट्रपति करने की घोषणा की जाएगी। तो उसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 365 के अंदर ये जो है लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि इस संशोधन में जो मतदान की आयु 21 से हटाकर जो है 18 कर दी गई है। तो उसका जो राइट आंसर है 61 जो अमेंडमेंट है उसके अंदर। तो भारतीय संविधान ने संशोधन 61 के अंदर 1988 में मतदान की जो न्यूनतम सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। और जो संशोधन अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करके लागू हुआ है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों की युवाओं की जो है भागीदारी बढ़ी है। अगर हम बात करें विधेयक 1988 में लोकसभा 15 दिसंबर और राज्यसभा 20 दिसंबर द्वारा पारित हुआ है। 28 जो मार्च 1989 में को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली है। राजीव गांधी सरकार के दौरान यह फैसला लिया गया है। 42वां संशोधन में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जबकि 73 पंचायती राज और 86 का शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पाल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो उनका जो राइट आंसर है गोपाल पाल जो है पाल वंश के संस्थापक हैं। उन्होंने पाल साम्राज्य की नींव रखी थी और न केवल बंगाल में राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया था, बल्कि मगध में जो पाल प्रभुत्व को भी बढ़ाया था। वो बौद्ध धर्म थे। उन्होंने प्रसिद्ध अदोनपुरा विहार की स्थापना की थी, जो बिहार शरीफ के आधुनिक शहरों की प्राचीन स्थल है। नालंदा के पास एक और मठ है। गोपाल लगभग 750 ईस्वी में सिंहासन पर आते प्रतीत होते हैं और गोपाल का जो उत्तराधिकारी उनके पुत्र धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन ये है भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो राजस्थान में फैला हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ उत्तरी पश्चिम भारत उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में भी फैला हुआ है। उससे अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन कौन सी जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो गरीबी उन्मूलन गरीबी हटाओ भारत की पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का जो मुख्य उद्देश्य था, जिसने रोजगार, न्याय और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। यह नारा और इस पर केंद्रित करना उसका योजना का जो प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो जर्मनी से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। विशेष रूप से अगर हम बात करें अनुच्छेद 358 से 359 के माध्यम से, कि अगर हम स्पेशली बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेडरलिज्म का जो संघवाद का फीचर नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि संघवाद का फीचर कौन सा नहीं है। तो संघवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। लिखित संविधान बिल्कुल है, शक्तियों का केंद्र राज्य के साथ विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची और स्वतंत्र नगर पालिका शामिल है। लेकिन जो नहीं है वो है सिंगल सिटीजन जो है फेडरलिज्म के अंदर इसकी विशेषता नहीं दी गई है।
अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। आपको पहले ये लिखना है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75, सांसद को संदेश भेजना या संबोधित करना अनुच्छेद 86 और 87, विधायकों पर वीटो शक्ति जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कानून का मसौदा जो तैयार करने का जो करना सांसद का विशेषाधिकार है। तो जो इसका राइट आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर। ड्राफ्टिंग लॉ ये सांसद का विशेषाधिकार है जो अनुच्छेद 107 और 108 में है। राष्ट्रपति केवल विधायकों पर सहमति देते हैं और अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 123, लेकिन विधेयी प्रक्रिया का जो प्रारंभिक मसौदा नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इन लोकसभा की बैठकता की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो स्पीकर करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो राइट आंसर सी है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं, अनुच्छेद 93 में। वर्तमान में ओम बिरला 2024 में दूसरी बार इस पद पर आए हैं। स्पीकर जो सदन की कार्रवाई संचालित करते हैं, बहस का निर्णय लेते हैं, बराबरी की स्थिति में जो निर्णायक वोट डालते हैं, अनुच्छेद 100, और उनकी अगर वो नहीं आए हैं तो डिप्टी स्पीकर उनकी जगह लेकर सदस्यता करेगा। उसके साथ साथ राष्ट्रपति सांसद को क्षेत्र को बुला सकते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं और प्रधानमंत्री सदस्य हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यूसीसी क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या है, एक समान जो नागरिक संहिता है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों की बात की जाए के लिए एक समान प्रस्ताव होता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में उल्लेखनीय है कि जो राज्य को पूरे भारत से यूसीसी को लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है, हालांकि यह न्यायिक रूप से अभी बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बीएनएस के अनुसार किसे रियल अपराधी माना गया है। तो बीएनएस क्या है, एक भारतीय न्याय संहिता है के अनुसार सभी व्यक्ति जो अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरह से शामिल होते हैं, मतलब तो उन्हें अपराधी माना जाता है। तो शामिल होना, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1989 महाराष्ट्र कैडर के एक रिटायर एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनको हाल में ही अपॉइंट किया गया है लैंड रिसोर्सेज सेक्रेटरी। तो उनका नाम क्या है। तो उनका राइट आंसर है मनोज जोशी को। मनोज जोशी जो हैं 1989 के जो महाराष्ट्र कैडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के जो है सचिव नियुक्त किए गए हैं। वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत हैं। 1987 में महाराष्ट्र कैडर के जो रिटायर्ड एक आईएएस ऑफिसर हैं आर संजीव, जिन्हें भूमि संसाधन सचिव बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वित्तीय समावेशन है, और जिसमें हर परिवार को कम से कम बुनियादी बचत खाता और रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा 2 लाख तक का और ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है वो प्रदान करना इनका मेन काम है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई है, जिनमें 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं और जिनमें डायरेक्ट जो बोनोफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, विशेष रूप से ग्रामीण और कमज़ोर लोगों को की बात अगर हम बात करें। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से तो ये है, आई डोंट नो। तो हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता जो है प्रदान करना। इफ़ आई एम गेटिंग रॉन्ग ऑन दिस क्वेश्चन देन यू हैव टू कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता किसे मिलती है, वो कैसे मिलती है वो। तो प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि योजना जो है वित्तीय सहायता डायरेक्ट जो बोनोफिट ट्रांसफ़र है उसके थ्रू से माध्यम से वो सीधे लाभार्थी किसानों के खाते में चली जाती है। प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किश्तें मतलब 2-2 हज़ार करके वो 4 महीने के अंतराल में आती है। तो जो राइट आंसर है बैंक खातों में डीबीटी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025
2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश जो दिवस समारोह है 2025 24 और 26 जनवरी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही हैं। मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर उन्होंने उद्घाटन किया है। 6 लोगों को उत्तर प्रदेश का है जो गौरव का सम्मान भी दिया गया है। तो राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल एज ए जो सेलिब्रेशन में साथ में रहे थे। अगला क्वेश्चन, तो स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कौन सी जो है योजना स्टार्ट की है? तो उनका जो योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को लक्षित करती हैं, जिसका उद्देश्य 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को पारिवारिक जो परिवार हैं उनके वार्षिक आय 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख तक बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह उद्देश्य है। यह दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लॉन्च हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नमस्ते योजना के अंतर्गत जो सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई है? तो उसका जो राइट आंसर है, तो आपको पहले ये याद होना है कि ये योजना क्या है। पहले हम आंसर देखते हैं वीरेंद्र कुमार द्वारा। तो नमस्ते योजना के तहत सफाई जो कर्मियों हैं पीपीएफ किट और अंशुमान कार्ड वितरित करने वाले जो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गोवा और जम्मू आदि स्थानों पर ये वितरित की हैं। यह योजना सफाई कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है, जिसमें डिजिटल जो प्रोफाइलिंग प्रशिक्षण और स्वयं स्वास्थ्य बीमा शामिल है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री है और आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। उसके बाद जो प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक कौन थे? तो आपको ये याद रखना है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो प्रथम जो अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो पूर्वोत्तर भारत के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला है मणिपुरी, दूसरा है शास्त्रीय जो असम में है, जो अपने कोमल तरल गीतों से भक्ति भाव, राधा कृष्ण की कहानियाँ और वैष्णव मठों की परंपराओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ट्रिकी है। इसमें पूछा गया है इतिहास की जो सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है जो राजनीतिक संबंध से है? तो उसमें 3 पुस्तकें हैं। सबसे पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर है। प्लूटो की जो रिपब्लिक, आदर्श राज्य और न्याय पर शामिल है ये। जबकि तीसरी है हेमचंद्र राय चौधरी की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जैसी जो महत्वपूर्ण कहानी है। ये आपको जो क्वेश्चन दिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग। आपको मैंने तीनों बुक्स का नाम बता दिया, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है, देन यू हैव टू क्लिक द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1991 में कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो उसमें नरसिम्हा समिति का गठन हुआ था, जिसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को सुधार की सिफारिश करना था। और इसी वर्ष जो राजा चैलिया समिति का भी गठन हुआ था, जिसने कर प्रणाली के सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था। नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग प्रणाली के उदारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सुझाव दिया था, जबकि चैलिया समिति ने प्रशासनों में सुधार करने का एजेंडा तैयार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा संशोधन है जिसमें जो मतदान है 21 से घटाकर 18 करती थी? तो उसका जो राइट आंसर है 61वां संशोधन था, जो 1988 में संविधान 61 अधिनियम 1988 के रूप में पारित हुआ है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों को वोट देने की जो न्यूनतम एक आयु है 21 से 18 साल और हो गई थी, और ये 28 मार्च 1989 में लागू हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ कमेंट, एनी काइंड ऑफ अ मेरे को कोई आपको व्यूज़ देने हैं, देयर इज़ अ कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर अ मोर और कीप गोइंग एंड थैंक यू सो मच।